हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर एंड स्कोप। इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर का एक बेस दे दूंगा, जिससे कि आप किसी भी बुक से जब आप ये पढ़ो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रो चैप्टर होता है, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइटल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप, ये आपका चैप्टर का नाम है। अब एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी तो है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी तो है, क्या इन दोनों से काम नहीं चल सकता? तो आंसर इज नो। हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, जिससे कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में इजीली आपको समझ में आ जाए चीज़ें कि रिक्वायरमेंट क्यों हुई इसकी। देखो, अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? यानी किसी भी एंटरप्राइज के बारे में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मालूम चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अभी एज पर कंपनीज एक्ट 13 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। जब कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज किया जाता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सोल प्रोप्राइटर वगैरह के केस में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट यूज कर लेते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मालूम चलती है बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट से ही हमें मालूम चलता है किसी भी एंटरप्राइज की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। वो एक पर्टिकुलर डेट पे होती है, 31 मार्च को, इसलिए बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटरप्राइज के बारे में। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मालूम पड़ता है किसी भी एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और बैलेंस शीट से मालूम चलता है किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अब आपको पता है कि एक एंटरप्राइज के अंदर रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे ऑपरेशंस, पॉलिसी, क्योंकि मैनेजमेंट को जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं एंटरप्राइज के अंदर, हर दिन जो काम होते हैं, जो उससे संबंधित जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसके लिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है। जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, पॉलिसी बनानी होती है, उनके लिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, क्योंकि मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? स्ट्रेटजी बनाने की, प्लानिंग करने की। सर प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है। बेसिकली इट्स ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग क्या बताता है? क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और हम आज यहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ पे जाना है। तो जो बीच का गैप होता है उसको फुलफिल कर देता है प्लानिंग। फिलहाल आगे मैं आपको बताऊंगा, प्लानिंग चैप्टर अलग से आता है, क्या आपने पढ़ा भी होगा मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है स्ट्रेटजी बनाने की, प्लानिंग बनाने की, पॉलिसी बनाने की, और कंट्रोलिंग और मेनली डिसीजन मेकिंग के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है। तो ये सब पॉलिसी बनाने में, प्लानिंग में, स्ट्रेटजी में, कंट्रोलिंग में और डिसीजन मेकिंग में इनकी जो हेल्प करता है वो करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर जो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो मेनली जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपको पता है मैनेजमेंट लेता है। तो मैनेजमेंट जब डिसीजन मेकिंग या जब डिसीजन लेगा तो उसके लिए उनकी हेल्प जो करेगा वो करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प लेता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की।
तो इसलिए रिक्वायरमेंट हुई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैंने आपको बताया कि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने आपको बताया कि वो डेटा प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताएगा, आप सभी को पता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में बताता है। तो हर चीज़ का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, कलेक्ट करता है डेटा ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, डेटा कलेक्ट करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा आएगा मतलब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग से मतलब जो कॉस्ट शीट वगैरह होती है वहां से डेटा कलेक्ट करता है। और बाय यूजिंग ऑल टेक्निक्स, अब टेक्निक्स अकाउंटिंग भी हो सकती है, स्टैटिस्टिकल भी हो सकती है और मैथमेटिकल भी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग टेक्निक्स की, टूल्स की, तो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो ये टेक्निक्स है जिसके बेस पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, इनको एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करेगा, फिर प्रेजेंट कर देता है किसको, मैनेजमेंट को। ये बातें आपको क्लियर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, डेटा कलेक्ट करेगा, कहां से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, और अपनी टेक्निक, अपनी मतलब अकाउंटिंग टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, मैथमेटिकल टेक्निक को यूज करके उस डेटा को एनालाइज करता है, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन करता है, उसको इंटरप्रेट करता है जिससे कि वो इजिली कम्युनिकेट हो सके मैनेजमेंट को, फिर वो अल्टीमेटली प्रेजेंट कर देता है डेटा को मैनेजमेंट को। इसलिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, यानी ये ऐसी अकाउंटिंग है जो स्पेशली मैनेजमेंट के लिए होती है। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है कि हेल्प करता है मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में। तो एक इफेक्टिव प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, ये सब क्या होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत होती है। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस। एक डेफिनेशन देखो आपको वही पढ़नी है जो आपको याद रह सके। अब डेफिनेशन बहुत सारी होती है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, आपको जो पढ़नी है ऐसी पढ़ो ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। तो मैंने आपको डेफिनेशन 2 लिखी, यहाँ पे इजीली आपको समझ में आएगी, जो मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बेस पे ही है। सबसे पहली डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये क्या बोलता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन इन सच ए वे, इस तरीके से, एज टू असिस्ट मैनेजमेंट, जिससे कि मैनेजमेंट की हेल्प हो सके, असिस्ट हो सके, किसमें, इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बनाने में, एंड इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग, यानी एंटरप्राइज के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, जो डेली दिन में जो ऑपरेशंस होते हैं उनसे संबंधित, और पॉलिसी बनाने में मैनेजमेंट की हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, प्रेजेंटेशन है किसकी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना मैनेजमेंट को, जिससे कि मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने में और जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं अंडरटेकिंग के, एंटरप्राइज के, उसमें वो डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट की मेनली डिसीजन मेकिंग में। एक दूसरी डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये बहुत ईजी है, मैंने आपको बता भी दिया ऑलरेडी मीनिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये संबंधित है किससे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, यानी उपयोगी है, हेल्पफुल है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो मेन टास्क होता है, मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो कार्य होता है, वो होता है अकाउंटिंग डेटा को प्रोवाइड करना, किसको, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करना जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प मिल सके, विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जिससे कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सके। तो मेन जो टास्क होता है, मेन जो फंक्शन होता है, जो मेन जो कार्य होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो अकाउंटिंग डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है जिससे कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में
उसकी मदद हो सके, यानी मैनेजमेंट आसानी से डिसीजन ले सके। बात कर लेते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या खूबी होती है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। सबसे पहले इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन फ्यूचर, यानी ये भविष्य पे अधिक जोर डालता है, भविष्य पे अधिक जोर डालता है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो इवेंट्स होती है, उनका रिकॉर्डिंग होती है, यानी जो पास्ट में हो चुका है उनका रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, यानी आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अलग है, ये ज़्यादा जो फोकस होता है, जो ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो होता है फ्यूचर पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कंसर्न्ड विद फ्यूचर्स, ये फ्यूचर से संबंधित है और हेल्प करता है मैनेजमेंट की फोरकास्टिंग में और प्लानिंग के अंदर। अब प्लानिंग आपको पता है एडवांस में करनी होती है, प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब एडवांस में डिसाइड करना होता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो प्लानिंग होता है। फोरकास्टिंग की जाती है, ये सब क्या होता है, ये फ्यूचर बेस पे होते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसका जो मेन जो जोर होता है वो फ्यूचर पे होता है, तो ये फ्यूचर पे अधिक जोर डालता है, जिससे कि मैनेजमेंट को हेल्प मिल सके फोरकास्टिंग करने में, प्लानिंग करने में। सेकेंडली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है सिलेक्टिव नेचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो सिलेक्टिव नेचर का होता है, मतलब ये ऐसी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को जो कि रेलेवेंट एंड यूजफुल होती है, मतलब जिस पे एक भरोसा किया जा सके और जो उपयोगी होती है मैनेजमेंट के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को ही वो प्रेजेंट करता है। इसलिए बोलते हैं कि ये एक सिलेक्टिव नेचर का होता है, यानी सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन उठाता है। उसके बाद इट इस्टेब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कारण और प्रभाव। देखो आप सभी को पता है प्रॉफिट या तो एंटरप्राइज में कम होगा या ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट अगर कम होता है तो उसका रीज़न क्या है वो पता करने की कोशिश की जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग द्वारा। प्रॉफिट ज़्यादा भी है तो उनको एनालाइज करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनके जो इफेक्ट्स होते हैं, प्रभाव होते हैं, वो कॉस्ट कंट्रोल पे होते हैं, प्राइसिंग पे, प्रमोशन, सेल्स मिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे एनालाइज किए जाते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग, प्रमोशन, सेल्स मिक्स, ये मार्केटिंग में आप पढ़ोगे। उसके बाद इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशंस नोट द डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिसीजन नहीं, क्योंकि डिसीजन तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट को लेना होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग provides only data, only information for decision making, not taking decision. Management accounting is not a decision maker, यानी डिसीजन लेने वाला नहीं है, वो सिर्फ हेल्प करता है, वो डेटा प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, जिससे कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके आसानी से। उसके बाद यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक। आप सभी को पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक यूज की जाती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो टेक्निक यूज करता है बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, बजटिंग कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब कॉस्टिंग के पार्ट्स एटसेट्रा। तो ये टेक्निक्स है जिसकी मदद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है होता है वो डेटा को एनालाइज करता है। तो इसलिए बोला गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स, वो स्पेशल टेक्निक्स को यूज करता है। ये टेक्निक्स है कैश फ्लो, फंड फ्लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, बजटिंग कंट्रोल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि आप सभी को पता है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ तो प्रॉफिट लॉस का अपना एक स्टेटमेंट है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बैलेंस शीट का अपना एक फॉर्मेट है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो उसको डेटा प्रोवाइड करना होता है अपने तरीके से, वो ऐसे एनालाइज करेगा, ऐसे इंटरप्रेट करता है जिससे कि मैनेजमेंट को आसानी से डेटा समझ में आ सके। तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग
अकाउंटिंग डजंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता उनका, कोई परफॉर्मा नहीं होता जिसमें कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। वो अपने तरीके से डेटा को एनालाइज करके इंटरप्रेट करके ही मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को आसानी हो सके। उसके बाद नो स्पेसिफिक रूल्स एंड कन्वेंशंस। आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, आप उसको क्लासीफाई करते हो, उसको तो ट्रांजैक्शन के लिए कोई रूल्स फॉलो करते हो आप, कन्वेंशंस फॉलो करते हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो आप, कन्वेंशंस को फॉलो करते हो। तो लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल्स या कन्वेंशंस नहीं होता। नो स्पेसिफिक रूल्स आर फॉलोड। उसके बाद ऑप्शनल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो वो है वो स्टैच्यू ऑब्लिगेशंस होती है कंपनी की। ऐसे ही कोस्ट अकाउंटिंग, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं वहाँ पर उनको करना पड़ेगा कोस्टिंग। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑप्शनल है, कोई स्टैच्यू रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी, ये वॉलंटरी है, अपनी इच्छा से यूज किया जा सकता है एंटरप्राइज के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कोप, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है। इसका स्कोप काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जगह इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिखेगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, इसी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो डेटा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, इसको एनालाइज करता है बाय यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। अपनी टूल्स टेक्निक्स को यूज करके, मतलब रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज करके डेटा को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करेगा और डेटा को सबमिट कर देता है मैनेजमेंट को। किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, जिससे कि मैनेजमेंट आसानी से डिसीजन ले सके, इफेक्टिव डिसीजन ले सके। जहां कॉस्टिंग अकाउंटिंग होगा वहां भी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो बताएगा आपको। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो डेटा को प्रोवाइड करता है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर मैनेजमेंट को, जिससे कि कॉस्ट कंट्रोल हो सके और मैनेजमेंट जो है वो एक टाइमली डिसीजन ले सके कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर। बजटरी कंट्रोल, जहां बजटरी कंट्रोल होगा वहां भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि बजटरी कंट्रोल के अंदर जो टेक्निक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूज की जाती है, वो सारी टेक्निक्स होती है। और आपको पता है काफ़ी टाइप्स के बजट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं एंटरप्राइज के अंदर। उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको कंपेयर किया जाता है बजटेड से, यानी बजट बनाया गया है उसके हिसाब से एक्चुअल में क्या हुआ, बजट में इतनी सेल्स होनी चाहिए, एक्चुअल में सेल्स अलग आई। तो दोनों को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने से डेविएशन आएगा, मतलब अंतर आएगा, या तो वो एंटरप्राइज के लिए फेवरेबल होगा या फिर अनफेवरेबल होता है। अगर अनफेवरेबल होगा तो वहां पर फिर उसका पता लगाने की कोशिश की जाती है, इसके कारण क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है और रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं, मतलब करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे जिससे कि फ्यूचर में दोबारा वो चीज़ ना हो। और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टेक्निक यूज करते हैं वो ऑपरेशनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मैंने ऊपर ही बताया आपको। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल भी जहाँ पे होता है वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इन्वेंट्री को कंट्रोल, जैसे आप स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स होता है, WIP, इनको कंट्रोल करने के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, इनको एनालाइज करने के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा वहां पर रिक्वायरमेंट होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, एक मीनिंगफुल, एक और अंडरस्टैंडेबल तरीके से डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को इंटरप्रेट करेगा। तो इंटरप्रेटेशन से किसी भी एंटरप्राइज की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसकी सोल्वेंसी है, मतलब क्या वो अपने टाइम पे अपनी पेमेंट कर पा रही है, क्या उसकी लिक्विडिटी है, कितना कैश उसके पास, कैश साइकिल प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं उसका। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन नाम से मालूम पड़ रहा है एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग होगा वहां भी रिक्वायरमेंट होती है, वहां भी रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो फर्म्स के रिसोर्सेस होते हैं, एसेट्स होती है, उनकी वैल्यूएशन करनी होती है एट करंट प्राइस इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस। उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग में क्या आएगा, टैक्स प्लानिंग आती है,
टैक्स कैसे कम किया जाए। टैक्सेबल इनकम निकालना होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना होता है, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न आप बोलते हो। और टाइमली पेमेंट करनी होती है टैक्स की। तो ये जहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग होती है वहाँ भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो स्कोप है काफ़ी वाइड है, कि हर जगह इसका यूज है। उसके बाद रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट को जहाँ पे रिपोर्ट करना होता है वहाँ रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, वो ग्राफ्स में, डायग्राम्स के अंदर, या रेशियो में, या चार्ट्स में, या इंडेक्स में रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल होता है, यानी इंटरनल कंट्रोल की जो मेथड्स होते हैं वो इंटरनल चेक, या आपको ऑडिट में भी देखने को मिलेगा, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो इंटरनल कंट्रोल जहाँ पे होगा वहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। उसके बाद ऑफिस सर्विसेज, जहाँ पे ऑफिस सर्विसेज होती है, यानी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ भी एक ऑफिस सर्विस को मेंटेन करने के लिए या प्रॉपर उसको एक इफेक्टिव रूप से चलाने के लिए भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है होता है वो डेटा कलेक्ट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करेगा। कहाँ से, सोर्सेस क्या है डेटा कलेक्ट करने के लिए। इंटरनल सोर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। एक्सटर्नल सोर्स जर्नल्स, जैसे आप देखते हो बिजनेस स्टैंडर्ड जो जर्नल्स होते हैं, जो न्यूज पेपर होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ये आपने सुना भी होगा। तो ये एक्सटर्नल सोर्स है जहाँ से वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। इंटरनल आपको पता है प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है डेटा को कलेक्ट करना, इंटरनल सोर्स के माध्यम से और एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से। इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्स में क्या आएगा, पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, यानी जो गवर्नमेंट बॉडीज हो, जैसे आरबीआई होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एनआईसी, इनसे भी डेटा कलेक्ट करते हैं, ये एक्सटर्नल सोर्स में आते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद होता है मॉडिफिकेशंस। ऐसा तो नहीं कि डेटा कलेक्ट किया और ऐसा कैसा प्रेजेंट कर दिया मैनेजमेंट को, नहीं, डेटा को मॉडिफाई करता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो वो डेटा को मॉडिफाई करेगा इन सच ए वे, इस तरीके से कि इट बिकम्स हेल्पफुल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट, जिससे कि वो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल यानी मददगार बन सके और यूजफुल यानी उपयोगी बन सके। जैसे सेल्स डेटा अगर है तो उसकी क्लासिफिकेशन करेगा, वो प्रोडक्ट के बेस पे करेगा, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के बेस पे कर सकता है, एरियाज के बेस पे कर सकता है, डिपेंड करता है वो कैसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है। तो डेटा को मॉडिफिकेशन करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम। तीसरा फंक्शंस है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा। डेटा को पहले कलेक्ट किया, फिर उसको मॉडिफाई किया, अब डेटा को एनालाइज किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाएगी। ये एक सिग्निफिकेंट फंक्शंस माना जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करना। एनालाइज का मतलब होता है कि डेटा के माध्यम से उसकी किसी भी एंटरप्राइज की क्या पोजीशन है लिक्विडिटी की, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी सोल्वेंसी क्या है। उसके बाद इंटरप्रेट मतलब उसको एक तरह से इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा जिससे कि वो कम्युनिकेट हो सके, आसानी से इजीली समझ में आ सके। यानी प्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना, इंटरप्रेट कम्युनिकेट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना डेटा को। डेटा मतलब प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। तो एक सिग्निफिकेंट फंक्शन माना जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, डेटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। टेक्निक्स आपको पता है, जिस टेक्निक्स के माध्यम से डेटा को एनालाइज करते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट इसमें क्या होता है, सेल्स हो गई, इनको ना एक बेस मानकर बाकी जो आइटम्स हो, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो गया, तो सेल्स को 100 मान के बाकी सब आइटम्स को उसकी कंपैरिजन में क्या परसेंटेज है वो मालूम होता है। तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी होता है जिसमें कि 2 साल की या 2 से अधिक साल के डेटा को कंपेयर किया जाता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ट्रेंड एनालिसिस होता है। ट्रेंड मतलब ट्रेंड का, जैसे अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है या हॉरिजॉन्टल है,
तो एक ये जो ट्रेंड एनालिसिस होता है जनरली ये टेक्निकल एनालिसिस जहाँ पे होती है, जहाँ पर स्टॉक एनालिसिस होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद यूज ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी क्वांटिटी और क्वालिटेटिव वाली इंफॉर्मेशन चाहिए इनको, दोनों को यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वांटम नाम से मालूम पड़ रहा है जहाँ पर जो फिगर्स में हो, और क्वालिटी यानी एक प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, कंज्यूमर सर्वे, गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, असेसमेंट ऑफ द पर्सन हु आर हैंडलिंग प्रोडक्शन, यानी जो एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी दोनों को यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर बजट बनाना हो तो बजट्स जो है वो पास्ट प्रोडक्शन की फिगर भी ले जाएंगे, और इसके अलावा कंज्यूमर सर्वे की रिपोर्ट, एक प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, मतलब काम करना, सही काम करना, प्रोडक्टिविटी। भाई काम तो सभी करते हैं एंटरप्राइज के लिए, लेकिन सही काम भी तो होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी क्या है। उसके बाद है हेल्प इन प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग आपको पता है एडवांस में होता है, फ्यूचर के लिए होता है, फोरकास्टिंग की तरह। तो प्लानिंग डिसाइड करना होता है एडवांस में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो डेटा को प्रोवाइड करता है। डेटा मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा, या अदर डेटा मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है प्लानिंग के लिए। तो उसके बाद हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग। देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिवीजन करना। किसका डिवीजन करना? ड्यूटीज। एक एंटरप्राइज के अंदर, एक कंपनी के अंदर किसकी क्या ड्यूटी है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब डिवाइड की जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, इनकी क्या परफॉर्मेंस है, जिससे कि इनका एवेल्यूशंस हो सके, इनका एवेल्यूशंस हो सके, और इनकी ड्यूटीज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सके इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। तो इसलिए बोला गया कि मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेशंस के अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, वो हेल्प्स करता है कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस। आपको पता है कि एंटरप्राइज के अंदर डिपार्टमेंट जैसे होते हैं, जैसे सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स। तो इन सबको एक कोऑर्डिनेट करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनको टारगेट्स प्रोवाइड करता है, टारगेट्स कम्युनिकेट करता है एडवांस में, जिससे कि अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी टाइम टू टाइम इनको वो रिपोर्ट देता रहता है। उसके बाद हेल्प करता है मोटिवेशंस में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे होते हैं, मान लो कि एम्प्लॉयज़ को टारगेट दिए गए। अब टारगेट देने से एम्प्लॉई को ना एक मोटिवेशन फील होगी। कैसे? इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब अगर हम टारगेट टाइम पे अचीव कर लेंगे तो हमें रिवार्ड्स मिलेंगे, हमें इंसेंटिव्स मिलेंगे इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पे। जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसे ही इनको अवार्ड्स मिलेंगे, रिवार्ड्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो एक तरह से एम्प्लॉई मोटिवेट होता है। कम्युनिकेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो रिपोर्ट्स करता है एक पीरियडिक इंटरवल्स पे, टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। किसको? प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, इतने डिपार्टमेंट होते हैं एंटरप्राइज के अंदर। तो मैनेजर को अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कम्युनिकेट करेगा टाइम टू टाइम, रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद हेल्प करता है कंट्रोलिंग के अंदर, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कोस्टिंग। अब देखो स्टैंडर्ड कोस्टिंग में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है, उसके बाद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी वो स्टैंडर्ड से कंपेयर की जाती है। अब कंपेयर करने से आपको पता है वेरिएंस आएगा, या तो फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल आएगा। अनफेवरेबल आता है तो करेक्टिव एक्शंस, क्या कारण है उससे जिससे कि सही एक्शन लिया जा सके, भविष्य में ना हो जिससे। और अगर फेवरेबल आता है तो उसको और बेटर बनाने की कोशिश की जाती है भविष्य में, जिससे और बेनिफिट हो सके एंटरप्राइज को।
और अल्टीमेटली जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर कर मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है एक, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है किसी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मिक्स, बिजनेस को एक्सपांड करना है, क्या डिविडेंड पॉलिसी, तो इन सब के बारे में जब डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही इनको एक बहुत सारे अल्टरनेटिव में एक अल्टरनेटिव देता है चूज करके जो उनके लिए बेस्ट होता है, जिससे कि मैनेजमेंट एक ईजिली और एक इफेक्टिवली डिसीजन ले सके जो कि एंटरप्राइज के लिए बहुत अच्छा हो, उसकी अच्छी ग्रोथ हो।